नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस में हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां आज कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से जुड़ेंगे और उनसे समीक्षा बैठक उनके साथ करेंगे। त्योहारों को लेकर अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। शाम 7 बजे सीएम आवास पर यह अहम बैठक होगी। तो त्योहारों को देखते हुए और त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम है, इन सभी बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समीक्षा बैठक होगी। त्योहारों को लेकर अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो यूपी में कानून व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए और त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था के स्तर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों को लेकर जानकारी जिलाधिकारियों से लेंगे, साथ ही सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। किस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर रखना है, चुस्त दुरुस्त रखना है, इस संबंध में बैठक होगी। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले दशहरे के दौरान मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में दो समुदायों के बीच आपस में झड़प हो गई थी, आपस में टकराव हो गया था। बहराइच हिंसा का मामला देखने को मिला था, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल जो है वो उठाए गए थे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता रमन मिश्रा का। रमन, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, शाम 7 बजे बैठक होगी। इस बैठक को लेकर और क्या कुछ जानकारी आपके पास? रिया, बिल्कुल दीपावली का त्योहार आ रहा है, जो सबसे बड़ा त्योहार लगभग माना जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के जितने भी पुलिस कप्तान है, डीआईजी है, आईजी है, सबके साथ में आज 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और तमाम लखनऊ के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सबसे दिशा निर्देश देंगे। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरे से पहले, नवरात्र दशहरे से पहले अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की हर चेतावनी दी थी। किसी भी अवस्था में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। लेकिन बहराइच हिंसा के चलते जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल रमन, क्योंकि बहराइच हिंसा के दौरान हमने देखा था किस तरह से विपक्ष के निशाने पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर। अब ऐसे में जब त्योहार है, दिवाली है, साथ ही आगामी उपचुनाव भी है, तो किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ निर्देश आज सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को दे सकते हैं? निर्देश आप किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और त्योहार है उसे शांतिपूर्वक करने चाहिए और जो उपचुनाव होने वाले हैं जिन जिन सीटों पर, वहां पर भी शांतिपूर्वक वहां पर मतदान होने चाहिए। लेकिन इस बीच में जो कई जिलों में वार घटनाएं हुई, चाहे बहराइच में हिंसा हुई, उसके बाद देवरिया में बहुत छोटे विवाद हुआ, तो लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में सख्त लहजे में बात करते हुए नजर आ सकते हैं कि किसी भी कीमत पर किसी बहराइच प्रशासन पर सवाल उठे हैं कि अगर पुलिस सही वक्त पर काम करती, सही डिसीजन लेती, सही काम करती तो हिंसा नहीं होती, दंगा नहीं होता। ऐसे में इस बैठक में इस चीज को फोकस पर रखा जाएगा कि किसी भी कीमत पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए जिससे सरकार की बदनामी हो, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही जाने जाते उनकी यूएसपी यही है। नहीं, हालांकि रमन, सीएम योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितने सख्त हैं वो हम सभी को पता है, काफी गंभीर वो रहते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद कई बार कई तरह की चूक जो है देखने को मिलती है। तमाम तरह की बैठकों के बावजूद, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ कितने भी सख्त निर्देश अधिकारियों को दे, लेकिन उसके बावजूद जो है बहराइच हिंसा जैसा मामला हमने देखा, लखनऊ में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। अब क्या माना जाए, अब की बार आज की समीक्षा बैठक में
बाकी समीक्षा बैठकों से क्या कुछ अलग रह सकता है? जिन कमियों के कारण से उनका वही अब बात हुआ, उसको लेकर आज बैठक में संभवतः चर्चा होगी कि आखिर कमी कहाँ पर थी और उस कमी को और भी जिले में दूर की जाए, और भी जो भी कस्बे हैं और बड़े जिले हैं, महानगर है, वहाँ की पुलिसिंग कैसे सही की जाए ताकि कोई भी कमी बड़ी हिंसा या बड़े विवाद को जन्म ना दे सके। ठीक है रमन, आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं यूपी की राजनीति से जुड़ी अब बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। जी हां, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब एक्टिव नजर आ रही है। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। गठबंधन रहेगा, लेकिन कैंडिडेट्स सपा के होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। तो जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार था, अब वो सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले ही 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी थी। बची हुई 2 सीटों के लिए इंतजार किया जा रहा था, जिसमें गाजियाबाद सदर और खैर सीट शामिल थी। बात यही चल रही थी कि शायद आखिरी मोमेंट तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उसको लेकर बात बन सकती है। हालांकि अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही दम भरने जा रही है। जी हां, तो सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। कांग्रेस ने पूरी तरह से यूपी के उपचुनाव से दूरी बना दी है। कांग्रेस किसी भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। एक तरह से अगर इसी चीज को दूसरे पहलू के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस ने साइलेंटली, बड़े चुपचाप से समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन यहां पर दे दिया है। अब समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारने की तैयारी में है। हालांकि पहले ही 7 सीटों पर सपा अपने कैंडिडेट्स उतार चुकी है। बची हुई 2 सीट गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी भी जल्द अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगी। गठबंधन रहेगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी हालांकि गठबंधन रहेगा, ये बात अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं। लेकिन 9 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात का ऐलान कर चुके हैं। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि बात सीट की नहीं बल्कि जीत की है, यानी बीजेपी को हराना है, ये मकसद है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। तो यहां पर बात जीत की नहीं, बात सीट की नहीं, जीत की है, ऐसा अखिलेश यादव साफ कह चुके हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेते हुए टकरार जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में अब महज 1 दिन का समय और रह गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, क्योंकि अब कुछ ही घंटों का और इंतजार, नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एंड मोमेंट पे ये ऐलान कर दिया गया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही दम भरेगी। क्या माना जाए, जिस तरह से क्या सीट को लेकर बात नहीं बन पाई, क्योंकि कल तक यही चल रहा था कि फूलपुर अगर कांग्रेस मांगेगी तो दे देंगे। आखिर क्या वजह कि कांग्रेस ने ये निर्णय लिया कि नहीं लड़ेंगे, तो 9 की 9 सीटों पर नहीं लड़ेंगे? और इसको क्या दूसरा पहलू क्या ये देखा जाए कि काफी साइलेंटली कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है? जी बिल्कुल दिया। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का कयास लगाया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन यूपी में उपचुनाव को लेकर 7 चुनाव लड़ेगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के उपचुनाव में अपने धड़ाधड़ प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस से पूछा भी नहीं, मौका मिला, मौके की नजाकत भागते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरी सीटों पर यानी कि 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। बाकी बची गाजियाबाद और खैर सीट पर जो है सपा ने जो है कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और यह कहा कि गठबंधन की कोई सीटें हुआ देंगे।
लेकिन इनसे कहीं न कहीं कांग्रेस संतुष्ट नहीं दिखी और दो जो सीटें बची, गाजियाबाद और खैर सीट, इस पर जो है कहीं न कहीं कांग्रेस खिन्न और नाराज नजर आई अंदर खाने से। हालांकि कोई बयानबाजी नहीं आई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा जा रहा था कि सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से हरियाणा, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना वार्ता किए, बिना चर्चा किए 4 मुस्लिम बाहुल सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो ऐसे में कहीं न कहीं कंफ्यूजन पैदा हुआ। एक बार फिर से कंफ्यूजन दूर करने के लिए दिल्ली में कल कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच चर्चा हुई, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि कांग्रेस जिस तरह से यूपी में 4 सीटों की डिमांड कर रखी थी और उसे सिर्फ 2 सीटों पर ही प्रत्याशी उतारने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस ने मना कर दिया और जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारने की बात सामने आई समाजवादी पार्टी से की तरफ से, इस पर भी कहीं न कहीं रार। अच्छा आसिफ, जिस तरह से जो कांग्रेस है उसने पूरी तरह से उपचुनाव से, यूपी उपचुनाव से दूरी बना ली है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया कि बात सीट की नहीं जीत की है, यानी यही कहना चाह रहे हैं कि बात यही है कि बीजेपी को हराना है। अब क्या माना जाए, कांग्रेस का रुख क्या रहेगा? क्या साइलेंटली चुपके से अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को कांग्रेस के कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे, या फिर जो है पूरी तरह से दूरी है कांग्रेस की इस उपचुनाव से? देखिए, अगर उपचुनाव की बात करें या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो दोनों जगहों पर बीजेपी को हराने के लिए प्लान एक है, लेकिन जिस तरह से एक साथ दोनों पार्टियां खड़ी नहीं हो रही हैं, चाहे उपचुनाव हो या फिर महाराष्ट्र चुनाव, और जो जल्दबाजी दिख रही है सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से, इससे कहीं न कहीं गठबंधन का खेला खराब हो रहा है और नाराजगी अंदर खाने से है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये दावा भी कर दिया है कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और इसमें कांग्रेस का पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अंदर खाने में नाराजगी दिख रही, कला दिख रही है, इससे कांग्रेसियों का मनोबल भी टूटा है, क्योंकि 10 सीटों पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, पर्यवेक्षक भी आसिफ, कांग्रेस के लिए यूपी कितना महत्वपूर्ण है ये बात हम इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में आने के लिए, और चाह यही रहे थे राहुल गांधी की अब की बार जो खोया हुआ जनाधार है, जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत उनकी सीटें 6 आई, उनको और उपचुनाव में धार दी जा सके और जनाधार बढ़ाया जा सके। ऐसे तो पूरी तरह से राहुल गांधी का प्लान फेल होता हुआ साफ दिख रहा है। निश्चित तौर पर जो मजबूती गठबंधन में दिखी थी, चाहे लोकसभा चुनाव देखिए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी, बीजेपी को बड़ा झटका मिला था, और यह सब जो है प्लान के तहत हुआ, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मेहनत रंग लाई थी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अब जो कंफ्यूजन और रार है वो काफी बढ़ता दिख रहा है। हरियाणा चुनाव में भी कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी थी, और यही वजह है कि हालांकि समाजवादी पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन एक मैसेज दे दिया कि अगर समाजवादी पार्टी हरियाणा में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ती तो शायद कुछ सफलता मिलती, शायद कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री होता। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अकेले दम पर सपा ने चुनाव लड़ा, जहां पर सपा को नोटा से भी कम वोट मिला। तो यह कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस और सपा साथ मिलकर चुनाव आने वाले दिनों में नहीं लड़ते तो दोनों दलों को खामियाजा भी, यानी दोनों को नुकसान हो सकता है। हालांकि अब जब समाजवादी पार्टी ऐलान कर चुकी है कि 9 की 9 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस की दूरी उपचुनाव से हालांकि साइलेंटली सपोर्ट करने की बात जरूर सामने आई है। देखना काफी दिलचस्प होगा आसिफ कि किस तरह से यूपी में इन 9 सीटों पर समीकरण बनते हैं या बदलते हैं। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वहीं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ से बड़ी खबर की कर लेते हैं। यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। 28 अक्टूबर को लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन होगा। कार्यशाला में प्रदेश चुनाव प्रभारी, सह चुनाव प्रभारी मौजूद रहेंगे।
कार्यशाला में संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पहले चरण के तहत 98 संगठनात्मक जिलों में चुनाव प्रभारी का ऐलान होगा। चुनाव प्रभारी चुने जाएंगे। 2-2 सह चुनाव प्रभारियों की भी नियुक्ति होगी। 5 नवंबर से जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यानी अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के मूड में नजर आ रही है और यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार लगातार जारी है। सीएम योगी नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। 360 ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण के भी नियुक्ति पत्र इसमें शामिल है। 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को भी नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही सुबह 10:30 बजे के करीब लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। यानी आज सुबह 10:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसमें मिशन रोजगार को बढ़ावा देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्रों का वितरण करेंगे। 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। साथ ही 360 ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण को भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे। 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब बात कर लेते हैं बागपत से बड़ी खबर की, जहां बागपत में युवक को दी गई तालिबानी सजा। तालिबानी सजा का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। घर में युवक को पिलर से लगाकर पिटाई की गई और इसके बाद चोरी के शक में युवक को अगवा कर पिटाई की गई। तो बागपत से खबर है, जहां बागपत में एक युवक को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक युवक को चोरी के शक में कुछ लोगों ने पहले पिलर से बांधा और उसके बाद बेरहमी से पीटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वही वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। तो बागपत से पूरा मामला, जहां एक युवक को चोरी के शक में तालिबानी सजा दी गई। कुछ लोगों ने उस युवक को पिलर से बांधकर लटकाकर जो है जमकर लाठी डंडों से पीटा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी से कुछ लोग जो है एक युवक को पीटते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है और 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया है। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे का आज दिल्ली दौरा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सीट बंटवारे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से भी वो मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग है और 23 नवंबर को नतीजे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली के दौरे पर हैं। सीट बंटवारे को लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अभी फिलहाल मंथन चल रहा है। सूत्रों से खबर है, जहां सीट बंटवारे पर आज आखिरी बैठक है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी, ये तीनों ही जो महायुति का हिस्सा है, ये तीनों ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुके हैं, जिसके तहत उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो गया है। लेकिन अब माना यही जा रहा है कि आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम दौर की जो बैठक है वो आज होगी। वहीं आज झारखंड में नॉमिनेशन डे का मेगा शो देखने को मिलेगा। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेता अपना पर्चा दाखिल करेंगे। हेमंत सोरेन, कल्पना समेत जेएमएम के 7 प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी के 66 कैंडिडेट्स में से
32 अपना पर्चा भरेंगे। कांग्रेस, आजसू, आरजेडी उम्मीदवार भी अपना नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशन की जो पहले चरण के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। ऐसे में आज झारखंड में नॉमिनेशन का मेगा शो देखने को मिलेगा। कई दिग्गज आज अपना नॉमिनेशन कर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। झारखंड में आज मेगा नॉमिनेशन डे। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई दिग्गज नेता आज अपना नॉमिनेशन करेंगे। हेमंत सोरेन समेत कल्पना सोरेन अपना आज पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं लखनऊ में पद्म भूषण राम किंकर उपाध्याय की जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राम किंकर उपाध्याय जी का जीवन मासन के प्रति समर्पण था। के रूप में विख्यात पूज्य राम किंकर जी महाराज की पूरा जीवन तुलसी साहित्य के प्रति, मानस के प्रति समर्पण का था। उसकी एक विशिष्ट व्याख्या और चिंतन के माध्यम से एक विशिष्ट शैली का उन्होंने सूत्रपात किया। हमें इस बात को याद रखना होगा कि लकीर का फकीर जो बनता है वह साधारण होता है, लेकिन लीक से हटकर के जो विशिष्ट कार्य करता है वही विशिष्ट होता है और वही महापुरुष होता है। अपनी कथा के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से कथा की जिस विशिष्ट शैली को उन्होंने जन्म दिया, उसने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के और एक झोपड़ी में निवास करने वाले साधारण इंसान तक सबको लाभान्वित किया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।